नमस्कार। अभी एक खबर देखी कि महरौली में एक स्लम को बुलडोज़र से तोड़ दिया गया। गरीब लोग जो दिल्ली की सरकारी ज़मीन पर झोपड़पट्टियों में स्लम बनाकर रहते हैं, वो कौन हैं और कहां से आते हैं? स्लम में आग लगना, बुलडोज़र से तोड़ दिया जाना, खाली करा दिया जाना, ऐसी खबरें हैं जिससे आपकी मानवीय संवेदनाएं काफ़ी बार आहत हो चुकी होंगी। गांव से शहर में लोग दो कारणों से आते हैं, बेहतर ज़िंदगी के लिए या फिर अपनी पहचान छुपाने के लिए। बेहतर ज़िंदगी वाले पढ़ाई या रोज़गार की तलाश में यहाँ आते हैं। पहचान छुपाने वाले वो लोग हैं जो किन्हीं कारणों से अपने गांव आदि में रह नहीं सकते। हो सकता है वो बेरोज़गार हों, नकारे हों, भगा दिए गए हों, उनका कोई नहीं हो या किसी ने उनके साथ धोखा किया हो सकता है वो आपराधिक छवि के हों और भागकर छिपने आए। स्लम बनने का पूरा एक विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान होता है ये विज्ञान। स्लम में रहने वाले बहुत बड़े वोट बैंक हो सकते हैं अगर आप उनको राशन कार्ड, वोटर कार्ड आदि बनवा कर दे दो। इसके बदले वो आपको वोट देंगे, आपकी रैलियों में जाएंगे और हर वो काम करेंगे जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। इसीलिए स्लम बनते हैं। फिर एक दिन आता है जब आप सुनेंगे कि रसोई घर में सिलेंडर विस्फोट होने से स्लम में लगी आग, रातों रात 100 से ज़्यादा लोग जलकर मरे। सुबह एक दो दुखद बयान आते हैं और फिर गरीबों की मौत भुला दी जाती है, क्योंकि गरीबों की मौत का सियासत में उतना कोई महत्व नहीं होता। चुनाव हो तो अलग बात है। सियासत तो छोड़िए, हमारी आपकी निजी ज़िंदगी में भी एक दिन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हम खबर पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि किसी भी राज्य में ये लोग अगर आते हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी है? उस सरकार की जहाँ से आए हैं या फिर उसकी जहाँ ये स्लम बनते हैं? मैं अगर पूर्णतः कानूनी रूप से देखूं तो मेरे हिसाब से हर स्लम को गिराने का हक वहाँ की सरकार को है। ये चर्चा अलग है कि वो अब आ गए हैं तो कहाँ जाएंगे। आपको कोई नेता इसके विरोध में बोलता नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो बोलेगा तो वो गरीब विरोधी हो जाएगा। जबकि सच्चाई ये है कि हर राज्य पर इनके लाखों की संख्या में होने से सरकार पर बोझ बढ़ता है। सर्दियों में उन्हें ठंड से बचाने की जगह चाहिए, उनकी चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल चाहिए, मुफ्त दवाइयाँ चाहिए। वो मरे नहीं और ये खबर ना बने, इसके सारे इंतज़ाम सरकार को ही करने होते हैं। इसी का विभत्स रूप बंगाल में देखने को मिल रहा है। असम में दिख रहा है कि बांग्लादेशी लोग कैसे सीमा पार से आते गए और राजनीतिक लाभ के लिए उनके गांव के गांव बस गए। दोनों ही जगहों पर बांग्लादेशी नागरिक भारतीय राशन कार्ड के साथ भारतीय होकर वहां की सरकारें बना रहे हैं। स्लम की राजनीति भी कुछ वैसी ही है। मुझे ना तो उनसे घृणा है, ना ही मैं संवेदनशील हो पाता। एक पत्रकार होने के नाते मैं एक संवेदनशील लेख लिख दूंगा, एक वीडियो बनाकर बहुत ही गंभीर चेहरे के साथ बड़ी बड़ी बातें कर दूंगा, पर मैं जानता हूँ कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ता तो गरीब एक राज्य से दूसरे राज्य सिर्फ भीख मांगने नहीं आते। फ़र्क पड़ता तो कूड़ा बीनकर अपनी ज़िंदगी निभाते बच्चे सड़कों के किनारे पीठ पर प्लास्टिक का बोरा लिए घूमते नहीं रहते। आखिर कोई इतना मजबूर कैसे होता है कि घर छोड़कर एक वैसा काम करने लगता है जिसमें ना तो कोई गौरव है, ना ही वो उसे करना चाहता है। ये बात और है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन इसका निर्णय सिर्फ काम करने वाले को करना होता है। मैं अगर सड़कों पर झाड़ू लगाने को अच्छा काम मानता हूँ तो ये मेरा विचार है, लेकिन क्या पीएचडी की डिग्री लेकर चपरासी की नौकरी का आवेदन करने वाला युवक भी चपरासी के काम को मर्यादित मानता है? शायद नहीं। गरीबों के झुंड का स्लम बन जाने में एक टेंट से 10 हो जाने में समय लगता है। आपके आसपास की जगहों पर नज़र दौड़ाइए, देखिए कि कितने ठेले, कितनी दुकानें ऐसी हैं जो रिहायशी इलाकों में हैं, जो किसी दीवार में डंडे और प्लास्टिक की छत बनाकर बनी हुई हैं। क्या पुलिस इन्हें पहले ही दिन नहीं हटा सकती? सीधी बात है कि यह गैर कानूनी है। दुकान लगाकर व्यवसाय करने का हक सबको है, लेकिन पार्क की दीवार से सटा कर नहीं। 5 मंजिला मकानों के सतही तल्ले पर दुकानें नहीं लगाई जानी चाहिए, वो गैर कानूनी है। अगर आप ऐसा देख देख कर बड़े हुए हैं तो वो सही नहीं हो जाता। दुकान लगाने के लिए सरकार की नीतियां हैं, कानून का दायरा है। फिर गरीब कहाँ जाएंगे? गरीब होने का मतलब ये नहीं कि आप कानून से ऊपर हो गए। यह हक सिर्फ अमीरों का है, लेकिन वो बात फिर कभी। केंद्र और राज्य सरकारों की 20 से ज़्यादा योजनाएं हर गांव में, हर शहर में चलती हैं। उसका फंड है जो केंद्र से चलता है,
लेकिन शायद पहुंचता नहीं। गांव में पता करेंगे, जो कि मैंने एक रिसर्च पेपर के लिए 2010 में किया था, तो पता चलेगा कि विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मनरेगा और इंदिरा आवास योजना को छोड़कर 5वीं योजना के बारे में कोई भी जानता भी नहीं। सिर्फ 1% नागरिक ही किसी 5वीं योजना के बारे में जानते हैं। जब गरीब जानेगा ही नहीं तो फ़ायदा कैसे लेगा। लेकिन बात वो भी नहीं है। गांव के लोग या तो चोरों को चुनते हैं या उनके साथ होते हैं। तीसरी कैटेगरी का आदमी वो है जो राशन की दुकान पर 1 महीने का चावल गेहूं उठाता है और 3 महीने के कोटा पर दस्तखत करता है और बिना सवाल किए हुए अपने घर चला आता है। ये वो लोग हैं जो ना तो पूछते हैं ना ही उन्हें कुछ बताया जाता है। घर में तो लोग होंगे इनके 20-50 गरीब परिवार तो हर गांव में होते हैं। ये इकट्ठे होकर उन प्रधानों, मुखियों के घरों पर क्यों नहीं पहुंचते? उनसे अपने हक की बात क्यों नहीं करते? जहां आवाज़ लगानी है वहां मत लगाओ। गांव से बाहर चले आओ, किसी के बातों में उलझकर एक टेंट में रहो और किसी सुबह काली राख के बीच अपनी हड्डी समेत जल जाओ। और जब तुम अपनी हड्डियों के साथ जल जाओगे तब वही नेता तुम्हारी राख पर खड़ा होकर 2 शब्द बोल देगा और तुम्हारी आत्मा को शांति नसीब करा दी जाएगी। यहाँ लोग सिलेंडर फटने से लेकर इलेक्ट्रिक स्पार्क से, जहरीला पानी पीने से, हैजे से, मलेरिया से, डेंगू से, कहने का मतलब है कि शहरों में गरीबों के लिए जीने से ज़्यादा मौके मरने के लिए होते हैं। यहाँ रोज़ रोज़ हर मोड़ मोड़ पर होता है कोई न कोई हादसा, हादसा, हादसा। गरीबों का एक ही प्रारब्ध है, गरीबी में मर जाना। इसकी लड़ाई गांव में लड़नी ज़रूरी है, क्योंकि शहरों में हादसों के होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और शहर का स्लम गांव की झोपड़ी से बेहतर नहीं होता। धन्यवाद।